Hello friends, welcome to my YouTube channel. I'm Diwakar and you are watching GS Tales. GS Tales के इस खास सेशन करंट अफेयर्स स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपना खेद प्रकट करना चाहूँगा कि मैं कल ये सेशन नहीं ला पाया, किसी दूसरे काम में बिजी था। पर मैं तो वादा करता हूँ कि मैं सेशन को पूरा कंप्लीट करूँगा। कल का जो था और आज का जो है पूरा कंप्लीट करूँगा। आपका कंटेंट कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने कुछ चीज़ें और अपनी इस इंट्रोडक्टरी स्लाइड में जोड़ी हैं। हालांकि आप सभी को पता ही है, फिर भी हल्का सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि यूँ तो इस सेशन में जनरली कुछ खास करंट अफेयर्स की न्यूज़ रहती हैं, पर उसके पीछे के जो बैकग्राउंड स्टैटिक पार्ट होता है उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आप उसको ध्यान से सुने और अगर कॉपी या पेन में उसको नोट कर लेंगे तो और भी फ़ायदेमंद होगा। कभी कभी ऐसा लग सकता है आपको कि ये बहुत ही ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन है ना, बहुत ही छोटी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बिलीव करिए वो एक रिवीजन का पार्ट होता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन वैसे पॉइंट से दिया जाए तो चांसेस है कि अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो कंफ्यूज हो जाए और आंसर बहुत सिंपल फैक्ट्स की वजह से गलत हो जाए। इस वजह से उन सारी फैक्ट्स को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आपका रिवीजन हो जाए ऐसे ही जाने अनजाने में ही, ठीक है। तिकड़म तिकड़म ऐसे लगाते हैं जैसे कि हल्का फुल्का सा 2 सेकंड का दो या 10 सेकंड का ही कोई स्टोरी बिल्डअप हो जाए जिससे कि कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाए उस फैक्ट के साथ, पढ़ो ऐसे कि याद हो जाए, उसका वही मतलब है। कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा तिकड़म भिड़ाया जाए, कोई स्टोरी लगाई जाए या वर्ड प्ले किया जाए जिसकी वजह से आपको वो फैक्ट याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है डिजी क्लेम। डिजी क्लेम क्या है? ये एक नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल का एक डिजिटाइज्ड वर्जन है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या क्या होगा ना कि डिजिटली आपका जो क्लेम होगा, इंश्योरेंस का क्लेम आपकी क्रॉप का, वो जो है एडमिनिस्टर किया जाएगा, ठीक है। क्लेमिंग क्रॉप इंश्योरेंस हैज़ बिकम इवन मोर इजी फॉर फार्मर्स। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इसको मैं एक अगर थोड़ा और बेहतर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो इस तरीके से कहना चाहेंगे, जैसे आपने 2011 में एक मूवी आई थी चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। उसमें क्या होता है, एक टीचर होते हैं और उनको बाद में पता चलता है कि सरकारी कागजात में वो एक्सपायर हो गए हैं। फिर उसके बाद जब उनको प्रूव करने के लिए कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरा पेंशन रिलीज़ करिए, उसके लिए वो ऑफिस ऑफिस घूमते हैं। और आपको पता है कि सरकारी कामकाज ना, ऑफिस टू ऑफिस, फाइल टू फाइल ऐसे सरकाने का काम होता है तो जल्दी होता नहीं है। अगर वो नहीं याद हो तो आपको एक आई थी मूवी कागज़ करके, कागज़, कागज़ का मतलब है सरकारी कागज़, जो पंकज त्रिपाठी जी की थी। उसमें भी यही बात हो गई कि वो कागज़ में मृत पाए गए ना, तो उनके मतलब उनके नाम जो ज़मीन वमीन थी वो किसी और को ट्रांसफ़र हो गई। तब वो उसको सही कराने के लिए वो भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और ऑफिसेज़ के चक्कर लगा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के। लेकिन क्या होता है कि अगर वही चीज़ डिजिटाइज़ हो जाए, ठीक है, डिजिटाइज़ हो जाए, आपके हैंड पे आ जाए, तो आप, यही सेम हाल इंश्योरेंस का भी है। चाहे वो क्रॉप इंश्योरेंस हो या कोई लाइफ इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस हो, उसमें भी आपको इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए बहुत झेलना पड़ता है। लेकिन अगर वही चीज़ डिजिटाइज हो या एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया जैसे कि ये डिजी क्लेम है, ठीक है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम का पोर्टल एक डिजिट क्लेम बना दिया गया है। अब क्या होगा, इसके आप जो है खुद ही क्लेम कर सकते हैं, जो भी आपका इंश्योरेंस रहेगा डिजिटली ये आपके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एंड विल डिसबर्स क्लेम्स इलेक्ट्रॉनिकली। बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत बड़ा झंझट खत्म हो जाएगा सारे फार्मर्स के लिए। फिलहाल ये 6 स्टेट्स में लागू किया गया है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, है ना, आप देख सकते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड हरियाणा। इन 6 स्टेट में फिलहाल ये लागू किया गया है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन ही किया कि एक रिवोल्यूशनरी स्टेप साबित होगा, बहुत ही बड़ा सिरदर्द कम कर देगा, ठीक है। डिजिटली एक तो आपके मोबाइल से आपका क्लेम इंश्योर हो जाएगा टाइम बाउंड मैनर में। और इसमें क्या है ना कि जैसे अमेजन पे आप अपना वो ऑर्डर ट्रैक करते हैं, इसमें भी वो सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकेंगे कि हाँ मेरा जो क्लेम है वो कहाँ तक पहुँचा और कितना उसमें प्रोग्रेस हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है, आप जो इससे जो किसान रहेंगे वो काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे।
मतलब अनजान नहीं बने रहेंगे कि हाँ उनका जो प्रोसेस है सेटलमेंट का वो कहाँ तक पहुँचा और कैसे हो रहा है। इसमें दो स्कीम्स जो हैं, इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, ये जो है वहाँ से इंश्योर करेगा कि किस किस की क्रॉप का इंश्योरेंस कितना कितना क्या है, और जो फंड डिसबर्समेंट का काम होगा, जो पैसा मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम का, वो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होगा। तो इन दोनों का ये इंटीग्रेटेड पार्ट है डिजी क्लेम। ठीक है, डिजी क्लेम एक छोटा सा आपका उसमें आ सकता है प्रीलिम्स में कि क्या चीज़ है। तो आई होप अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। असम राइफल्स इज ए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये भी आपको लग सकता है कि ये बहुत ट्रिवियल है। ठीक है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, काउंटर इंसर्जेंसी एंड मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ साथ क्या है, जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है उसको भी ये गार्ड करता है, उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करता है। ठीक है, ये की टर्म्स थे कुछ जो आपके नज़रों के सामने आपके कानों से गुजारने थे। ठीक है, ये उनका वो है, लोगो है, इसमें वेलोर, ग्लोरी एंड सेक्रीफाइस इनका मोटो। इसमें बताया इंडो म्यांमार बॉर्डर के भी गार्ड करते हैं। ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, ये बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया, जो कि 1835 में कछार लेवी के तौर पे ऑर्गेनाइज की गई थी, स्टार्ट की गई थी। ठीक है, किस लिए? टू प्रोटेक्ट टी गार्डन्स एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ असम अगेंस्ट अनरूली ट्राइब्स। ट्राइब्स का क्या हुआ करता था, वो सोचते थे कि हमारी ज़मीन है, तो वो नियम कानून को ज़्यादा जानते नहीं थे और ना ही मानते थे, तो उन्हीं के खिलाफ जो है उन पर कंट्रोल, मतलब ये गार्डन्स को एंड फर्टाइल प्लान्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके खिलाफ कछार लेवी के नाम से ये 1935 में स्टार्ट किया गया था, जो बाद में असम राइफल्स बन गया। ठीक है, The Ministry of Ports, Shipping and Waterways launched a real-time performance monitoring dashboard called सागर मंथन। ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है सागर मंथन। ठीक है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन है? तो वह है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जी हैं इसके मिनिस्टर, पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के, और वही आयुष के भी मिनिस्टर हैं, आयुष मिनिस्ट्री है ना। उन्होंने सागर मंथन लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का मतलब होता है कि जो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें क्या क्या डेटा हुआ और उसको कैसे कैसे मॉनिटर किया जाए। सिग्निफिकेंस का क्या होगा? द न्यूली लॉन्च डैशबोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के फंक्शनिंग को, उनके डेटा को एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करके बेहतर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, ये यही चीज़ है, इससे डिजिटलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इस सेक्टर में इंश्योर होगा। वही चीज़ें अब अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था कि बिग डेटा एनालिसिस। ठीक है, बिग डेटा एनालिसिस को ही अब ये अपने शिपिंग इंडस्ट्री में, शिपिंग सेक्टर में लागू करने वाले हैं। इसके कुछ 5 की फीचर्स हैं। डेटा विजुअलाइजेशन, जैसे मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से डेटा आएगा, फिर इसको कोलैबोरेट करके एक विजुअल बनाया जाएगा कि हाँ बेहतर डिसीजन क्या लिया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, डेफिनेटली अगर मतलब डिजिटाइज्ड वर्ड है तो रियल टाइम मॉनिटरिंग हो जाएगी कि हाँ उसी समय पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से क्या क्या डेटा चल रहे हैं उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं रियल टाइम में। रियल टाइम का वही मतलब होता है कि तुरंत के तुरंत, जैसे अभी आपको कहीं जानना हो कि हाँ दिल्ली में कौन सी फ्लाइट कितनी लेट है, तो तुरंत अगर आप जान सकते हो उसको बोलते हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, डेफिनेटली डिजिटल वर्ल्ड के ये सारे फ़ायदे। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग वही है कि तमाम सेक्टर से डेटा कलेक्ट किए जाएंगे, फिर उसके बाद उसको एक जगह पे कंपाइल करके बेहतर डिसीजन लिया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, ये नहीं होगा हाँ किसने किया किसने किया किसने, इनके ऊपर उनके ऊपर ब्लेम नहीं डाला जाएगा। पूरा उस एक्सरसाइज जो सागर मंथन है, मंथन प्लेटफॉर्म, उसी पे ही अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी। एक्सरसाइज कोंकण, ये एक रिपीटेड न्यूज़ है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस मैंने चाहा कि एक बार आपकी नज़रों के सामने आ जाए जिससे हल्का सा रिवीजन हो जाए। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था किस तरीके से कोंकण है, तो इंडियन नेवी और रॉयल नेवी के बीच में ही होगा, क्योंकि कोंकण जो एरिया है वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक का जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है और अरेबियन सी के बीच का, उसके बीच का एरिया है कोंकण रीजन। तो ऑब्वियसली नेवी ही उसको गार्ड करेगी, तो नेवी गार्ड करेगी तो
अगर इंडिया और रॉयल नेवी जो कि यूके की है उनके बीच एक्सरसाइज होगा तो कोंकण एक्सरसाइज वो नेवी का ही होगा। ठीक है, अब दूसरे और एक्सरसाइजेस की अगर बात किया जाए इंडिया और यूके के जो हैं, तो एक्सरसाइज इंद्रधनुष वो मैंने बताया था कि इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के बीच में होती है। ठीक है, और कोंकण शक्ति जो है फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज ऑफ इंडिया। ट्राई सर्विसेज का मतलब होता है कोंकण शक्ति में कोंकण की जो इंडियन नेवी और रॉयल नेवी तो लगेगी ही, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स रहेंगे और इंडियन मिलिट्री रहेगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और जो इंडियन मिलिट्री और रॉयल मिलिट्री के बीच में एक्सरसाइज है वो है अजय वॉरियर। कोबरा वॉरियर के टाइम पे हमने इस न्यूज़ को डिस्कस किया था, आपको याद हो, अगर आप पिछले वीडियोज़ में जाके देख भी सकते हैं। तो अजय वॉरियर हो गया, वो इंडियन मिलिट्री एंड इसके बीच में रॉयल मिलिट्री के बीच में होगा। नॉर्थ कोरिया हैज रिसेंटली अनवील्ड इट्स न्यू न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये न्यूक्लियर भी है और अंडर वाटर है। तो क्या होगा ना, ये सबमरीन को टारगेट करेगा या और भी जो ऐसे समुद्र में जो जहाज होंगे, शिप्स होंगी, नेवल शिप्स होंगी, उनको टारगेट करेगा, उन पर एक्सप्लोर कर देगा। तो ड्रोन है जो पानी के अंदर चलेगा। ठीक है, न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन, इसको नॉर्थ कोरिया ने अनवील किया है। पता ही है कि नॉर्थ कोरिया आजकल ऐसी चीज़ें अक्सर करता रहता है। इसको बोलते हैं हाईली और टिसुनामी, उसने नाम दिया है हाईली, टू क्रिएट मैसिव रेडियो एक्टिव वेव्स थ्रू सबमरीन एक्सप्लोजन। जैसे मैंने बताया कि सबमरीन को एक्सप्लोर कर देगा, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। तो उस बेस पे लोगों ने इसकी क्रिटिसिज्म भी किया है, हालांकि नॉर्थ कोरिया किसी की सुनता नहीं। इंडियन गवर्नमेंट इज सेट टू सेलिब्रेट द 30th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट विथ गज उत्सव 2023। तो 30वां इसका एनिवर्सरी है प्रोजेक्ट एलिफेंट का, जिसको कि गज उत्सव 2023 नाम दिया गया है। ठीक है, और अब इस टाइम पे ये 2 दिन का इवेंट होगा, जिसमें इसका एम होगा कि प्रमोट एलिफेंट कंजर्वेशन, प्रोटेक्ट देयर हैबिटेट कॉरिडोर्स एंड प्रिवेंट ह्यूमन एनिमल एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। अगेन these are the key terms which you need to remember, ठीक है, and memorize in your memory. Protect their habitat, corridors, prevent human elephant conflict। इससे क्या होता है अगर आप ये सब की टर्म्स अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं। अच्छा, एम तो प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है कि इस प्रोजेक्ट का, इस स्कीम का एम क्या है। दूसरी चीज़, अगर आप इस तरीके से बेहतर तरीके से अपना आंसर जो है मेंस में लिख सकते हैं अगर की टर्म के साथ लिखते हैं, अदरवाइज वेग आंसर हो सकता है, फिर मार्क्स उसमें थोड़े से कम मिलेंगे। इट आल्सो इंश्योर्स वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स, जो मतलब बंधक बनाए हुए एलिफेंट्स हाथी हैं, उनका भी वेलफेयर को ये इंश्योर करता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये काजीरंगा नेशनल पार्क में सेलिब्रेट किया जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका आसाम में है। ठीक है, इन केस यू डोंट नो दिस न्यूज़ यू विल एंड अप मार्किंग रॉन्ग आंसर्स। क्यों? अगर आपको पता नहीं है कि ये काजीरंगा नेशनल पार्क में हो रहा है तो आपको लगेगा कि काजीरंगा में तो वन हार्न राइनोसेरस के लिए फेमस है ना, एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। तो अगर आपको नहीं पता ये न्यूज एग्जैक्टली तो आप डेफिनेटली गलत ही मार्क करेंगे। तो जानना जरूरी है कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में, वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। काजीरंगा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है कि होम टू द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। ये भी आप बिलीव नहीं करेंगे, जनरली आप मानेंगे भी नहीं अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये पता नहीं है, इसलिए मैं इसको स्लाइड में अपने लेके आया हूँ। ये 2 चीज़ें, काजीरंगा नेशनल पार्क और हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेंसिटी मतलब क्या होता है कि कम जगह में ज़्यादा पॉपुलेशन। ठीक है, तो वैसे तो ओवरऑल अगर आपको रिकॉर्ड की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है 526 टाइगर के साथ। ठीक है, कर्नाटका दूसरे पे है 524 के साथ, उत्तराखंड तीसरे पे, ऐसे करके हैं। लेकिन डेंसिटी के मामले में एक नेशनल पार्क में अगर बात किया जाए तो वो है काजीरंगा में सबसे ज़्यादा। ठीक है, डिफरेंस आप समझिए कीवर्ड्स का, यूपीएससी ऐसे ही खेलती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट को रिवाइज करने का समय है, लॉन्च इन 1992 में लॉन्च किया गया था, टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट्स इन इंडिया।
एलिफेंट्स आर कंसिडर अ नेशनल हेरिटेज एनिमल। पिछले 10 साल की यूपीएससी जर्नी में कई बार मेरे सामने ऐसे मतलब की टर्म्स आए जिसमें कि अगर आपको को याद नहीं हो या आपने पढ़ा नहीं हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेशनल हेरिटेज एनिमल ये क्या होता है ना, जनरली यूपीएससी ऐसे की टर्म्स के साथ आपके साथ प्ले करती है, तो इसी वजह से लगता है कि ये सवाल पढ़ा पढ़ा तो है, लेकिन फिर इसके ये छोटे छोटे पॉइंट्स कंफ्यूजिंग क्यों लग रहे हैं। यूपीएससी के सवाल ऐसे ही होते हैं कि लगता तो है पढ़ा पढ़ा पर उसमें समझ कुछ नहीं आता। ये जो नेशनल हेरिटेज एनिमल का ये इसका टैग है, दर्जा है, ये प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये किसी भी मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, तो शेड्यूल 1 में है एलिफेंट्स जो हैं। अभी क्या इंडिया में इनकी पॉपुलेशन लगभग 30,000 से 40,000 के आसपास है। ठीक है, कहने का मतलब है कि लगभग 60% ऑफ ग्लोबल वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिलीव नहीं होगा जनरली कि पूरे वर्ल्ड में से 60% सिर्फ इंडिया में है, तो बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये सच है। इसीलिए बिलीव नहीं होगा, इसलिए आप जान लीजिए ताकि क्वेश्चन में अगर आए तो आप आराम से आंसर मार्क कर सकें। एक बार क्वेश्चन आया भी था ना इसके ऊपर, जब केरला में हाथी को कुछ बम खिला के उसको मार दिया गया था, तो इस तरीके उसके बाद आया भी था एलिफेंट के ऊपर। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आता है तो डेफिनेटली वो रिपीटेड क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगा नहीं, कोई नया इन्फॉर्मेशन के साथ आएगा यूपीएससी। तो ये इसमें दो चीज़ें थी, एक नेशनल हेरिटेज एनिमल है और ये 60% ऑफ द ग्लोबल वाइल्ड पॉपुलेशन इज इन इंडिया। सेलिब्रेटिंग प्रोजेक्ट टाइगर्स 50th एनिवर्सरी। साथ ही साथ अभी ये अप्रैल में प्रोजेक्ट टाइगर का 50वां एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया जाएगा मैसूरू कर्नाटका में। ठीक है, तो अब इसी समय पे हम लोग इसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इसका एम क्या होगा। इस इवेंट का एम देखिए, इंटरेस्टिंग है ये। अब ये कोई जनरल एम नहीं है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर के टाइम पे ले लिया गया था। अभी जो ये 50th एनिवर्सरी शो किया जाएगा उसमें होगा, इट एम्स टू शोकेस इंडियाज टाइगर कंजर्वेशन सक्सेस ग्लोबली। डेफिनेटली बहुत सक्सेस मिला है इंडिया को। 1800-2000 के आसपास जो पॉपुलेशन पहुंच गई टाइगर्स की, वो अब 3000 के आसपास पहुंच गई है। डेफिनेटली सक्सेस तो मिला है प्रोजेक्ट टाइगर का। ठीक है, तो उसी के बारे में चर्चा होगी, इसी के बारे में दिखाया जाएगा कि हमारा जो कंजर्वेशन प्लान रहा है वो सक्सेस रहा है ग्लोबली। और लेटेस्ट टाइगर सेंसस भी रिलीज किया जाएगा। ठीक है, अब हम रिवाइज करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर को। 1973 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अर्थात इसके 20 साल बाद 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया, तो टाइगर को पहले प्रायोरिटी दी गई। अप्रॉक्सीमेटली 2.4% ऑफ द इंडिया जियोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाई टाइगर रिजर्व। इंटरेस्टिंग अभी है, अभी देखिएगा, इसको कनेक्ट करिए डॉट को, कि 2.4% इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो उस टाइगर रिजर्व के लिए कवर किया गया है, रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा तो ये होता है, एक तो टाइगर्स को रोम करने का, उनको घूमने टहलने का थोड़ा स्पेस मिल जाता है ना। अगर मैं और ज़्यादा इसको करंट अफेयर्स के न्यूज़ से कनेक्ट करूँ, अभी जो वहाँ से हम लोग मंगाए थे ना, साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से, क्या मंगाए थे आपको अगर न्यूज़ एक महीने पहले की ही है ना। चीता, एशियन चीता तो नहीं थे वो, हालांकि अफ्रीकन चीता होंगे। एशियन चीता तो इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गए 1952 में ही, लेकिन जो हम चीता मंगाए थे वहाँ से नामीबिया से, और नामीबिया वाला सितंबर या अक्टूबर में मंगाया गया था पिछले साल, और ये साउथ अफ्रीका का भी फरवरी में मंगाया गया है। ठीक है, तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो जो स्टेट है कोनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, उसमें उनके लिए उतना पर्याप्त भोजन अवेलेबल नहीं है। पर्याप्त प्रे इज नॉट अवेलेबल फॉर द अफ्रीकन चीताज इन कोनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी वजह से उनको ट्रांसफ़र करने का सोचा जा रहा है सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है उधर मध्य प्रदेश में, उसमें ट्रांसफ़र करने का सोचा जा रहा है। कारण क्या है, सीधी सी बात है, इनफ प्रे नहीं है। ठीक है, तो जब इनफ एरिया उनके लिए नहीं है, जियोग्राफिकल एरिया नहीं है, तो उनको जो है वो खुद अपने आप में ही प्रे की कमी की वजह से डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, टाइगर रिजर्व इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो टाइगर्स हैं वो उसमें घूम सके, उनको प्रे मिल सके, पर्याप्त खाना पानी मिल सके, अपना रह सकें और अपने पॉपुलेशन को बढ़ा सकें। लेकिन साथ ही साथ अभी देखिए, इसके सेकेंडरी बेनिफिट जो प्राइमरी से भी ज़्यादा रखते हैं, सर्व एज रिपोजिटरी फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, देखिएगा इसके सेकेंडरी जो बेनिफिट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे, इसलिए मैं अपनी स्लाइड में लेके आया हूँ। सर्व एज रिपोजिटरी फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इंश्योर रीजनल वाटर सिक्योरिटी,
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कंट्रीब्यूट टू अकम्प्लिश इंडियाज क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन टारगेट्स। कैसे? रिपोजिटरी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अगर उनके लिए टाइगर रिजर्व के लिए एरिया इंश्योर कर दिया गया तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मतलब मैन का इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होगा। रीजनल वाटर सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि टाइगर को रहना है तो उसमें पर्याप्त पानी भी होना जरूरी है, सरकार उसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा। कैसे होगा? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर कंजर्व होगी ना, ढेर सारे पेड़ पौधे रहेंगे, तो डेफिनेटली कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होगा और उस बेस पे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्रीन हाउसेज गैसेस कम होंगी, तो इंडिया का जो कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज में मिटिगेशन टारगेट्स में कंट्रीब्यूट करने का, वो भी अकम्प्लिश होगा। कितना खूबसूरती से टाइगर रिजर्व ये सारे काम करते हैं। हम जनरली सोचते हैं कि टाइगर को बचाने के लिए है, लेकिन नहीं, बहुत ही ज़्यादा सेकेंडरी इसके बेनिफिट्स हैं। इसको आप बहुत खूबसूरत तरीके से अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। फिल्म्स, यूपीएससी फिल्म्स में भी ये सारे फैक्ट्स आ सकते हैं, आपको लगेगा नहीं लेकिन होगा, तो आप उस पर जान लीजिए। जैसे मैंने बताया लगभग 3000 के आसपास इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन है। ये भी देखिए खास खास इंफॉर्मेशन है कि ये जो 3000 है ये वर्ल्ड का 70% से ज़्यादा है। देख रहे हैं, मतलब बिलीव नहीं होगा, तो अनबिलीवेबल इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, इनको आप थोड़ा ध्यान से सुने और याद रखें कि 70% जो ग्लोबल वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर है वो सिर्फ इंडिया में रहती है, उससे ज़्यादा। ये प्राउड मोमेंट भी है। अच्छा, उससे भी ज़्यादा एक और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपका अगर बनाना चाहें तो इंडिया में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 6% पर एनम, हर प्रति साल प्रति वर्ष 6% टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ रही है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, अर्थात हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो सक्सेसफुल हो रहा है। ये एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आप बिलीव नहीं करेंगे जनरली, और इनकेस क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आई गारंटी कि 99% या 100% लोग इसको सही मार्क नहीं कर पाएंगे अगर उनको आंसर नहीं पता है। ठीक है, मिजोरम का है डैम्पा रिजर्व। ठीक है, मिजोरम का डैम्पा रिजर्व, वेस्ट बंगाल का बक्सा रिजर्व, आपको पता ही होगा, और झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व। ये जो 3 रिजर्व है इसमें कोई टाइगर है ही नहीं। ठीक है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या यूपीएससी पूछ सकता है ऐसा कि इंडिया में सारे टाइगर रिजर्व में कोई ना कोई टाइगर की पॉपुलेशन है, तो आपको जनरली लगेगा हाँ टाइगर रिजर्व है तो उसमें पॉपुलेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिजोरम के डैम्पा रिजर्व और वेस्ट बंगाल का बक्सा रिजर्व, झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व, इनमें कोई भी टाइगर की पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि दम्पा रिजर्व जो है मिजोरम में है, बक्सा रिजर्व वेस्ट बंगाल में है और पलामू रिजर्व झारखंड में है। ठीक है, पलामू से एक शब्द और याद आता है आपको, हारिमऊ एक्सरसाइज याद है? हारिमऊ, हारिमऊ का भी वही कुछ स्पेलिंग ऐसे ही था, HARIMAU। ठीक है, तो इसका जो MAU है, इसका जो MAU है, इस वजह से मुझे थोड़ा याद आया, ये था इंडिया एंड मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज है। ठीक है, हारिमऊ एक्सरसाइज, ये आप रिवाइज कर लें। पलामू टाइगर रिजर्व, अब इसको थोड़ा हम मैप लेके आए हैं, इसको देख लेते हैं। आप देखिए, ये रहा आपका पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, सारे टाइगर रिजर्व एक साथ मत जानिए, पलामू टाइगर रिजर्व वहाँ पे है झारखंड में। ठीक है, क्योंकि सारे टाइगर रिजर्व या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन एक साथ अब ढेर सारा जब जानते हैं ना तो फिर सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर याद नहीं होता है, तो थोड़े थोड़े करके। बक्सा टाइगर रिजर्व, ये देखिए यहाँ पे है, असम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे, लेकिन ये आता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, दैम्पा, दैम्पा टाइगर रिजर्व ये है मिजोरम में। ठीक है, ये आपका मिजोरम वाला एरिया है, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप जान लीजिए। उसके साथ ही साथ अभी मैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा, जैसे कि यूपी पीसीएस अप्रोच कर रहा है, तो उसके लिए आपको जानना चाहिए कि यूपी में 2 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, दुधवा नेशनल पार्क भी है। ठीक है, ये दुधवा टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बेस के ऊपर भी अभी एक मूवी बनी थी जिसमें पंकज त्रिपाठी जी ने एक्टिंग किया था। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब वो टाइगर किसानों को मतलब अटैक करता है, उनकी फसलें खा जाता है, तो उस पर सरकार उनको मुआवजा देती है ना, उस पर बेस एक मूवी है। कार्बेट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है। कार्बेट नेशनल पार्क क्या है ना, इसमें ये सबसे पुराना, इंडिया का जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी खास इन्फॉर्मेशन यही है, लेकिन ये है यूके में, उत्तराखंड में। ठीक है,
ये दोनों दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, ये हैं यूपी में। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क की एक और खूबसूरती ये है, ठीक है, कि इसमें जो टाइगर्स हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, 226 अराउंड 226। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जनरली आपको लगेगा कि एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। ठीक है, एमपी में टाइगर का पॉपुलेशन ओवरऑल सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो सिर्फ एक नेशनल पार्क में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा दुधवा नेशनल पार्क में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा टाइगर्स की कहाँ है, वो काजीरंगा में है। बड़ा खास इन्फॉर्मेशन हमें लगा, क्योंकि काजीरंगा तो वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस है। फिलहाल ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वाल्मीकि का जानना, वाल्मीकि टाइगर जो है वो है आपका बिहार में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। G20 जहाँ देखिए G20 ही लगा हुआ है, इसलिए G20 का कोई भी इन्फॉर्मेशन हम छोड़ना नहीं चाहते। छोटी मोटी आपको लगेगी हाँ बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन G20 इंडिया में हो रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, G20 चीफ साइंस एडवर्टाइजर्स राउंड टेबल, CSAR जिसको बोला गया है, ये भी चल रहा है, जो कि वहाँ पे होगा आपका रामनगर उत्तराखंड एंड बेंगलुरु, 2 मीटिंग इसकी होंगी। ठीक है, G20 के चीफ साइंस एडवर्टाइजर्स राउंड टेबल, तो इसकी 2 मीटिंग होने वाली हैं रामनगर और उत्तराखंड में। इस चीफ साइंस एडवर्टाइजर्स राउंड टेबल मीटिंग में होगा क्या, इसमें ये देखा जाएगा ना कि फ्री एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू साइंटिफिक जर्नल्स दैट आर बिहाइंड पे वॉल्स। पे वॉल्स का मतलब होता है कि जैसे जिसका बहुत चार्ज लग रहा है, हैवी चार्जेस जनरली लेते हैं ये जर्नल्स, साइंटिफिक जर्नल्स जो होते हैं, पत्रिकाएं, वो तो हैवी चार्जेस लेते हैं। अपना जो रिपोर्ट होता है, अपने जो राइटिंग होती है, ठीक है, तो उसको अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर G20 के देश मिलके डिस्कस करना चाहेंगे कि उसको फ्री एंड यूनिवर्सल एक्सेस कैसे प्रोवाइड किया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपके यूट्यूब चैनल हो गया या कुछ भी, कहीं भी जनरली क्या हो जाता है, कॉपीराइट्स अक्सर आ जाते हैं, है ना। फ्री एंड यूनिवर्सल उसको उसको सॉल्व करने के लिए, उसको थोड़ा ईजी करने के लिए ये मीटिंग की जाएगी G20 चीफ साइंस एडवर्टाइजर्स की। ठीक है, एडवाइजर्स की। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट था। अब इससे क्या हो जाएगा कि साइंटिफिक जो जर्नल्स होंगे फ्री, इमीडिएट एंड यूनिवर्सली अवेलेबल हो पाएंगे। इसका एक और जो बहुत खास मुझे लगा, इसका एजेंडा प्रमोटिंग वन हेल्थ। ठीक है, वन हेल्थ ये अपने आप में एक ऐसा जो वर्ड है जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में वो प्रमोट, इसका वन हेल्थ का एजेंडा प्रमोट करेंगे फॉर डिजीज कंट्रोल, प्रिपेयर्डनेस, इम्प्रूविंग डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी इन साइंस एंड टेक। ठीक है, ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, वन हेल्थ का जो एजेंडा प्रमोट करने का मकसद है वो ये है। उसको थोड़े और बेहतर तरीके से, जैसे कि यूपीएससी अपने वर्ड्स के साथ आपको प्ले कर सकती है, तो वो वन हेल्थ एजेंडा क्या है, थोड़ा सा और हल्का सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो वन हेल्थ एजेंडा ये होता है ना, जैसे G20 के कंट्रीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अभी पैंडेमिक हो गया था, कोरोना का पैंडेमिक जो आया, तो हम कुछ ऐसी प्रिपेयर्डनेस अपना इंश्योर करें, कुछ ऐसी तैयारी सारे लोग मिलके ऐसी तैयारी करें कि भविष्य में ऐसा कुछ आए तो मिल के एकजुट होके उससे तुरंत के तुरंत निपटा जा सके, ऐसी कुछ तैयारी की जाए। वन हेल्थ अर्थात वन हेल्थ, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, वन नेशन, वो कैसे एक था ना जो इंडिया ने प्रपोज किया था पिछले क्लाइमेट चेंज के समिट में, तो उसी तरीके से वन हेल्थ एक है वर्ड है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी प्रिपेयर्डनेस इंश्योर की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई पैंडेमिक्स या कोई भी ऐसे डिजास्टर आए जिससे तुरंत के तुरंत निपटा जा सके। तो पैंडेमिक्स एज वेल एज इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस मैकेनिज्म फॉर ह्यूमंस, लाइव स्टॉक, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, किसी के लिए भी, एज ए पार्ट ऑफ वन हेल्थ एजेंडा। समझ में आ गया होगा आई होप। द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2022 ये एक रिपोर्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट रिलीज किया, स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2022। इसमें यही कहा गया कि कोरोना से पहले जो समय था उसमें जो मील दिया जाता था, खाना दिया जाता है बच्चों को स्कूल में, वो लेवल अभी हम अचीव नहीं कर पाए हैं पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, कोरोना चला गया, लेकिन अभी हम उसमें 4%
नीचे हैं प्री पैंडेमिक लेवल से। और एक और चीज़ इम्फेसाइज की है जो कि बहुत जनरल है आपके लिए समझना और प्रेडिक्ट करना भी आसान है कि अफ्रीका हैड बिगेस्ट डिक्लाइन इन स्कूल मील कवरेज। अफ्रीका ये कमी के चक्कर में, मोर्टेलिटी के चक्कर में, इन सब जगहों पे पुअर परफॉर्म ही करता है। इसी वजह से मैंने कहा आपके लिए प्रेडिक्ट करना आसान भी है। अफ्रीका में बिगेस्ट डिक्लाइन इन स्कूल मील कवरेज है। ये रिपोर्ट याद करना इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ही रिलीज कर सकता है इसको, क्योंकि फूड के बारे में वो देखता है फूड कौन कौन से फूड प्रोग्राम्स वर्ल्ड में चल रहे हैं और कैसा उनकी इफिशियंसी है, उनकी इफेक्टिविटी कैसी है। तो उसने स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग का जो वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है उसको भी, उस पर भी एक रिपोर्ट जारी किया। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, स्कूल फूड प्रोग्राम, ये जान लीजिए। इक्ज़ोस्टोमा धृताई, न्यू स्पीसीज ऑफ कैटफिश फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आजकल एकदम फॉर्म में है, फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा है। ठीक है, जब देखिए अभी एक फिश म्यूजियम, पहला नॉर्थ ईस्ट का फिश म्यूजियम नॉर्थ वहीं अरुणाचल प्रदेश में खोला गया था। ठीक है, वलांग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो उसी तरीके से एक नया स्पीसीज कैट फिश का खोजा गया है, इक्ज़ोस्टोमा धृताई। ठीक है, ये कुछ ऐसे है। अपने लोकल लेवल में जो लोग देखना चाह रहे होंगे इसको सोचेंगे जैसे हमारे यहाँ लोकल लेवल पे इसको पढ़ना जैसा बोलते हैं, आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, इसको पढ़ना बोलते हैं। लेकिन कुछ मतलब एग्जैक्टली यही नहीं है, ऐसी फिश होती है उसको। इसमें बोला गया इक्ज़ोस्टोमा धृताई, कुछ ऐसा नाम जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। राजस्थान has become the first state to implement a policy to control blindness with objective of ensuring the right to sight। right to sight, right to sight, ये वर्ड आप, ये फ्रेज आप रख लीजिए। ठीक है, आप मेंस में इसको इंश्योर करिए कि कहीं ना कहीं हेल्थ के मामले में, ब्लाइंडनेस के मामले में, ब्लाइंडनेस कंट्रोल के मामले में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के मामले में आप राइट टू साइट जरूर यूज करें। बहुत ही इफेक्टिव वर्ड है, नया वर्ड है। तो राजस्थान बीच में पहला स्टेट है जिसने ये ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी जारी की है जिसका ऑब्जेक्टिव है राइट टू साइट, देखने का अधिकार। ठीक है, रिचेस 1% ओन 40.5% ऑफ इंडियाज वेल्थ सेज न्यू ऑक्सफैम रिपोर्ट। ऑक्सफैम एक बहुत ही प्रचलित संस्था है, चाहे जहां आप चाहें, जिस भी आंसर में चाहे आप इसको कोट कर सकते हैं। ये सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो 1% इंडिया की जो रिचेस्ट आबादी है उसके पास 40.5% इंडिया का वेल्थ है, इंडिया का मनी है, धन है। ठीक है, तो इनइक्वलिटी आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी कितनी हैवी है। 1% के पास 40% धन है, बाकी जो 99% हैं वो लोग 60% में जी रहे हैं, 60 से भी कम। अभी इसी को अगर 1% को 10% कर दिया जाए ना, तो आ जाएगा 70-80% के आसपास। तो कुल मिला के 90% पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो 10-20% में जी रही है। तो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी कितनी ज़्यादा है आप देख सकते हैं। इंडिया इज होस्टिंग 2023 वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली। ये इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया के 4 बॉक्सर्स में, 4 वुमेन बॉक्सर्स ऑफ इंडिया हैव वन गोल्ड मेडल, जिसमें कि लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन करके ये जो बहुत फेमस बॉक्सर्स हैं, वुमेन बॉक्सर्स हैं, इन लोगों ने वर्ल्ड जीता है। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में हो रहा है और इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में हो रहा था 2023 का। गुजरात बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव 5G इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। गुजरात जो कि बिजनेस के मामले में नंबर 1 रहता है हमेशा, उसने 5G को फैलाने के मामले में भी पहला स्थान प्राप्त किया। पहला ऐसा स्टेट है जिसकी सारे डिस्ट्रिक्ट में 5G हो गए। अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है, तो लेकिन गुजरात में ऐसा है। द बिजनेस 20, अगेन G20 से रिलेटेड एक मीटिंग। बिजनेस 20 की जो पहली मीटिंग है, इनॉग्रल मीटिंग जिसको बोलते हैं, इसकी और भी मीटिंग्स होंगी बाद में, लेकिन जो पहली मीटिंग है वो हुई गांधीनगर गुजरात में। गुजरात फिर से आ गया, गुजरात में 5G में प्राप्त किया, सारे डिस्ट्रिक्ट में 5G लॉन्च कर दिया। अब बिजनेस की देखा, मैंने बताया ना कि बिजनेस में नंबर 1 रहता है। बिजनेस 20 जो मीटिंग है ऑब्वियसली गांधीनगर गुजरात में ही होनी थी। पहली मीटिंग 23 जनवरी 2023 को हुई। एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था।
लेकिन उससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चांस है किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के, कि इंडियन G20 प्रेसिडेंसी की जो थीम है, इस बार जो इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 की, उसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, इसको आप इजी है, वन वर्ल्ड वन सन वन एनर्जी, ऐसे करके वन वन हेल्थ भी हो गया, ऐसे तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो इस बार जो थीम है, और ख़ास तौर से याद करने वाली बात यह है कि जनरली इंडिया ही ऐसे वर्ड्स मतलब प्रमोट करता है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 का थीम है। फिफ्थ कलवारी क्लास सबमरीन INS वघीर टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। INS वघीर एक सबमरीन है, आप देख सकते हैं। जो प्रोजेक्ट 75 चल रहा है ना, प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत इंडिया 6 सबमरीन्स को इंडक्ट करेगी इंडियन नेवी में। 6 सबमरीन को इंडियन नेवी में शामिल करेगी। सबमरीन वही होते हैं जो पानी के नीचे चलते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस 4 सबमरीन्स INS कलवारी, INS खंडेरी, INS करंज एंड INS वेला, ये जो हैं वघीर से पहले इंडक्ट कर दिए गए हैं इंडियन नेवी में। ठीक है, ये कलवारी क्लास वो इसलिए होता है, जो पहला वो होता है सबमरीन, तो उसके नाम पे, उसके जो फर्स्ट अक्षर, फर्स्ट लेटर के नाम पे ऐसे कलवारी क्लास के क्लास ऐसे करके तो अलग अलग सबमरीन्स बनाई जाती हैं। तो ये सारी सबमरीन्स जो हैं, कलवारी हो गया, खंडेरी हो गया, करंज, वेला, बगसीर एंड वगैरह, ये सारी जो है कलवारी क्लास में आएंगी। जैसे मैंने बताया कि कलवारी और खंडेरी पहली और दूसरी हैं। ठीक है, ये पूछा UPPCS तो खास तौर से पूछ सकता है, कुछ भी इनका सीरियल पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि पांचवा कौन सा है। INS वघीर जो कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो पांचवा है, अभी इंडक्ट किया है 2 फरवरी में। ठीक है, ये हो गया। तो कलवारी एंड खंडेरी ये 2017 में इंडियन नेवी में शामिल हुई, और 2019 में खंडेरी को 2019 में शामिल किया गया, कलवारी को 2017 में। कलवारी सबसे पहला है, खंडेरी दूसरा। वेला और करंज को जो है 2021 में शामिल किया गया। करंज तीसरा है, आपको याद रखना चाहिए, और वेला फोर्थ है। ठीक है, INS वघीर पांचवी और INS बगसीर 6। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, क्या पता पूछ लिया जाए। जियो इज इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड रैंक्ड 9th ग्लोबली। इंडिया का जो सबसे स्ट्रांग ब्रांड है वो है जियो, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे वो 9th पोजीशन पे है। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार विक्रम S इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट। विक्रम S एक रॉकेट है जो किसी प्राइवेट संस्था ने पहली बार बनाया है। इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट। इसके पहले क्या है, इसरो बनाती थी, DRDO बनाती थी, वो सरकारी संस्थाएं हैं। लेकिन विक्रम S जो है, ये ऐसा एक रॉकेट है जिसको पहली बार किसी प्राइवेट संस्था ने बनाया है। लेकिन लॉन्च किया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्च पैड से, जो कि श्रीहरिकोटा में ही स्थित है। ये बनाया गया था स्काई रूट एरोस्पेस, फर्स्ट स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल इन स्काई रूट। स्काई रूट एरोस्पेस एक प्राइवेट कंपनी है जिसने बनाया है विक्रम S को। विक्रम S क्या है, फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट। ठीक है, इंडिया होस्टेड द सेकंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर। इसमें इंफॉर्मेशन बस यही है कि एग्रीकल्चर की जो बिम्स्टेक की दूसरी मीटिंग हुई उसको इंडिया ने होस्ट किया। जनरली सारी ऐसी जो इंटरनेशनल की मीटिंग होती हैं वो न्यू दिल्ली में ही होती हैं, और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक है, यूनेस्को डेडिकेटेड द 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल्स एंड वुमेन। यूनेस्को ने 2023 का जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का इंटरनेशनल डे है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उसको अफगानिस्तान की लड़कियों और महिलाओं को डेडिकेट किया है। ऑब्वियसली बहुत ही त्रस्त है अफगानिस्तान, एकदम अभी खंडहर की अवस्था में। तो वहाँ एजुकेशन उनके जो मेल हैं उनको नहीं मिल पा रही उस लेवल की,
जितनी की चाहिए, तो अफ़गान गर्ल्स एंड वुमेंस को कहाँ से मिलेंगी। तो इस वजह से यूनेस्को ने डेडिकेट किया है 2023 का शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस अफगानिस्तान की गर्ल्स एंड वुमेन को। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर लगातार न्यूज़ में बने हुए हैं, खबरों में बने हुए हैं, और उनको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जाजपुर, उड़ीसा का एक जगह है जाजपुर, वहाँ पर इनॉग्रेट किया नवीन पटनायक जी ने, जो कि उड़ीसा के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट इन जाजपुर, इसमें क्या होगा कि अलग अलग टाइप के क्राफ्ट्समैन, कल्चर एंड आर्ट एंथुजियास्ट जो इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं, शिल्पकारी या कल्चर, अपनी संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें या आर्ट, इन सब को पसंद करने वाले लोगों का एक समिट होगा, जो एक साथ मिलके कुछ अपनी मीटिंग करेंगे, फिर अपने आइडिया शेयर करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को अनवील करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उनका एडवर्टीजमेंट होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली उनके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी। थाई सेटलर कुनलावुट विटिटसन इंडियन ओपन बैडमिंटन टाइटल उन्होंने जीता है, ये 2022 में हुआ था। इंडियन ओपन बैडमिंटन टाइटल, जो कि थाईलैंड के एक सेटलर हैं, कुनलावुट विटिटसन, इन्होंने जीता है। अभी 2 दिन पहले की वीडियो में हमने एक देखा था कि एक्सेल्सन कोई करके थे, कोई एक्सेल्सन थे, वो स्वीडन के थे, उन्होंने जीता था। मलेशिया का जो कोलालमपुर वाला बैडमिंटन टाइटल होता है, उन्होंने जीता था। और ये थाईलैंड की सेटलर हैं, ये इंडियन बैडमिंटन टाइटल उन्होंने जीता है। केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड अक्रॉस द स्टेट। यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक स्टेट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड की प्राइसेस अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन केरला ने अपना एक पॉलिसी रिलीज़ किया है कि जिसमें ये होगा कि सारे पूरे स्टेट में एक यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड होगा, मतलब सारे पूरे स्टेट में गोल्ड की एक ही प्राइस होगी। केरला ने ये ऐसा अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट किया है। स्पेन हैज़ won the FIFA Under-17 Women's World Cup 2022 by defeating कोलंबिया। 3-4 इन्फॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वो है, इस बार जो अंडर-17 वुमेंस का वर्ल्ड कप खेला गया फीफा का फुटबॉल का, वो इंडिया में खेला गया है, ठीक है। फाइनल हुआ था नवी मुंबई DY पाटिल स्टेडियम पे, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फीफा जैसी चीज़ बड़ी मतलब बहुत खास चीज़ है। तो उसका अंडर-17 का वुमेंस का वर्ल्ड कप, जो कि 2022 में हुआ था अक्टूबर में, वो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया उसको। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद की इन्फॉर्मेशन जो है कि स्पेन ने उसको जीता, ठीक है, उसने हराया कोलंबिया को। इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा, इंडिया एक भी मैच अपने में नहीं जीत पाई। हालांकि फीफा वर्ल्ड कप खेलना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इंडियन टीम फुटबॉल में इस तरीके से जानी भी नहीं जाती कि बड़ी बड़ी टीमों को हराए, और उसके जो ग्रुप में थे, ब्राज़ील हो गया, USA हो गया, ये लोग बड़े बड़े मतलब टीम है फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी इंडिया को एक्सपीरियंस ढेर सारा मिला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडिया में खेला गया। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आशा करता हूँ आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, खासतौर से टाइगर रिजर्व के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी अच्छी मिली होंगी और इंटरेस्टिंग भी है। जनरली क्या होगा, UPSC सवाल पूछेगी तो रिपीट तो नहीं करेगी, ऐसे फैक्ट्स बेस पे पूछेगी, तो कुछ ट्रिकी सवाल पूछेगी, तो इस वजह से मैंने कुछ वैसे पॉइंट्स इंक्लूड करने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा बाकी सारी चीज़ें। तो अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो और आपके काम का लग रहा हो, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।